मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वृद्धि और विकास पर आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। ये दो शब्द वृद्धि और विकास अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी और प्रक्रियाएं बहुत अलग हैं। और इन प्रक्रियाओं को समझना ही एक बच्चे को समझने की पहली सीढ़ी है। हाँ, और हमारे स्रोतों में इन प्रक्रियाओं को बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन जटिल लगने वाली अवधारणाओं को खोलें, उनके बीच के सबसे जरूरी अंतरों को समझें और उन पहलुओं पर ध्यान दें जो सीटेट, यूपीटेट जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत असल में एक क्लासरूम के अंदर कैसे जिंदा होते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक बच्चा बढ़ रहा है, तो हमारा मतलब क्या होता है? ये वृद्धि या ग्रोथ आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात यह है कि वृद्धि का संबंध उन बदलावों से है जिन्हें आप नाप सकते हैं। ये पूरी तरह से मात्रात्मक परिवर्तन है, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज, यानी वो बदलाव जिन्हें आप इंच टेप या वजन मशीन पर देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे किसी बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ गई या उसका वजन 2 किलो बढ़ गया, ये सब वृद्धि है। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ऊंचाई, वजन, शरीर का आकार, हाथ पैर का लंबा होना, ये सब वृद्धि के ही उदाहरण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है और ये हमेशा नहीं चलती। ये एक तय उम्र पर, आमतौर पर किशोरावस्था के अंत में आकर रुक जाती है। ये एक सीमित प्रक्रिया है। यानी वृद्धि का एक अंत है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तो एक सीधी और सरल अवधारणा लगती है। हाँ, ये विकास की तुलना में काफी सीधी है। तो फिर यहीं से असली उलझन शुरू होती है। अगर वृद्धि सिर्फ शारीरिक बदलाव है, तो विकास या डेवलपमेंट क्या है? ये शब्द तो बहुत बड़ा और गहरा महसूस होता है। और ये है भी। विकास एक बहुत व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है। जहां वृद्धि मात्रात्मक थी, वहीं विकास मुख्य रूप से गुणात्मक परिवर्तन है, मतलब क्वालिटेटिव चेंज। ये शरीर के साथ साथ व्यक्ति की कार्यक्षमता, उसकी समझ और उसके व्यवहार में आने वाले सुधार के बारे में है। एक मिनट, ये मेरे लिए थोड़ा उलझन भरा है। गुणात्मक सुधार का असल में क्या मतलब है? और अगर हम इसे माप नहीं कर सकते, तो हम जानते कैसे हैं कि ये हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। गुणात्मक सुधार का मतलब है बेहतर होना, परिपक्व होना। जैसे एक बच्चे की तर्क करने की क्षमता बढ़ना, ये मानसिक विकास है। वो अपनी भावनाओं जैसे गुस्से या डर को समझना और उन पर काबू पाना सीखता है। ये भावनात्मक विकास है। समाज के नियम सीखकर दूसरों के साथ घुलना मिलना सामाजिक विकास है। आप इन्हें किलो में नहीं माप सकते, लेकिन आप इन्हें बच्चे के व्यवहार में देख सकते हैं। आपने कहा कि विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? आजकल तो हम आईक्यू टेस्ट से बुद्धि मापते हैं, इमोशनल कोशेंट मतलब ईक्यू को मापने के तरीके हैं। क्या ये विकास को मापने की कोशिश नहीं है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, ये उपकरण विकास के कुछ पहलुओं का आकलन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक संख्या देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विकास की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। एक बच्चे की ईमानदारी, उसकी सहानुभूति या उसकी रचनात्मकता को कोई टेस्ट पूरी तरह से नहीं माप सकता। विकास को उसके समग्र रूप में सिर्फ अवलोकन करके, बच्चे को अलग अलग स्थितियों में देखकर ही समझा जा सकता है। और ये जीवन भर चलता है। ये बात मुझे बहुत आकर्षक लगती है। ये विकास की सबसे खूबसूरत बात है। ये कभी नहीं रुकता। ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जीवन की आखिरी सांस तक चलता है। एक 80 साल का व्यक्ति भी कोई नया हुनर सीखकर या एक नई सोच अपनाकर अपना विकास कर सकता है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये वृद्धि से बिल्कुल उल्टा है। यहीं पर इन दोनों के बीच का असली अंतर साफ नजर आता है, और मुझे लगता है परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल भी इसी अंतर से पूछे जाते हैं। हाँ, और अगर हम इस अंतर को ठीक से समझ लें, तो कई सवालों के जवाब आसान हो जाते हैं। इसे कुछ बिंदुओं में बांटकर देखते हैं। पहला, प्रकृति का अंतर। वृद्धि सिर्फ शारीरिक है, जबकि विकास सर्वांगीण है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सब कुछ मिलाकर। अच्छा। और दूसरा अंतर हुआ मात्रा और गुण का? वृद्धि मात्रात्मक है, जिसे संख्याओं में बता सकते हैं। विकास गुणात्मक है, जिसे हम व्यवहार और क्षमता में सुधार के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे बड़ा अंतर है अवधि का। वृद्धि की एक तरह से एक्सपायरी डेट है, ये परिपक्वता पर रुक जाती है, लेकिन विकास वो जीवन भर चलने वाला एक अंतहीन सफर है। और चौथा अंतर हुआ माप का।
वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास का केवल अवलोकन किया जा सकता है। तो परीक्षा के लिए एक टिप ये हो सकती है कि अगर सवाल में नाप-तौल या शारीरिक माप की बात हो तो जवाब वृद्धि होगा, और अगर सवाल व्यवहार, क्षमता या समझ के बारे में है तो जवाब विकास होगा। हाँ, यह एक बहुत ही कारगर तरीका है सही उत्तर पहचानने का। आपने विकास को सर्वांगीण कहा और इसके कई क्षेत्र बताए: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक। क्या ये सब अलग-अलग काम करते हैं? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये सब नाम के लिए अलग हैं, पर असल में एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर एक बच्चे का शारीरिक विकास ठीक नहीं है, वो अक्सर बीमार रहता है, तो क्या वो स्कूल में ठीक से ध्यान लगा पाएगा? शायद नहीं। तो उसका मानसिक विकास प्रभावित होगा, और अगर वो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा तो शायद दोस्त बनाने में झिझकेगा, जिससे उसका सामाजिक विकास रुकेगा। सब कुछ एक धागे से जुड़ा है। ये तो विकास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। यानी एक शिक्षक को बच्चे के सिर्फ मानसिक विकास पर नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। एक अच्छा शिक्षक जानता है कि एक भूखे या डरे हुए बच्चे का दिमाग सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसी शारीरिक विकास से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे स्रोतों में है, मोटर स्किल्स या गतिशील कौशल। ये क्या होते हैं? मोटर स्किल्स का सीधा मतलब है हमारी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके कोई काम करने की क्षमता। ये शारीरिक विकास का ही एक, कह सकते हैं, व्यवहारिक रूप है। इन्हें दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, और ये वर्गीकरण परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। स्थूल गतिक कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स, और सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल्स। हाँ, स्थूल गतिक कौशल में शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। हमारे हाथ, पैर, धड़ की मांसपेशियां, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना। इन सब कामों में पूरे शरीर का जोर और संतुलन लगता है। और सूक्ष्म गतिक कौशल इससे कैसे अलग है? सूक्ष्म गतिक कौशल में शरीर की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, खासकर उंगलियों और कलाई की। इन कामों के लिए हाथ और आंख के बीच बेहतरीन तालमेल की जरूरत होती है। ये बहुत सटीक और नियंत्रित होते हैं, जैसे लिखना, चित्र बनाना या शर्ट के बटन लगाना। यहाँ पर विकास का एक क्रम भी तो होता होगा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा होते ही लिखना शुरू कर दे। आपने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा किया है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसी नियम के तहत बच्चों में पहले स्थूल गतिक कौशल विकसित होते हैं और उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे तो शायद और साफ हो जाएगा। जरूर। मुझे याद है, मेरा भतीजा जब वो छोटा था तो किसी खिलौने को उठाने के लिए अपने पूरे शरीर का जोर लगा देता था, जैसे वो कोई जंग लड़ रहा हो। वो पूरे हाथ और शरीर से उसे लपकता था। ये स्थूल कौशल था। लेकिन कुछ साल बाद वही बच्चा बड़ी नजाकत से अपनी उंगलियों से लेगो के छोटे छोटे टुकड़े उठा रहा था। ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा का एक जीता जागता उदाहरण था। पहले चलना दौड़ना, फिर पेंसिल पकड़ना। वाह, ये उदाहरण तो हमेशा याद रहेगा। पहले बड़ी मांसपेशियां, फिर छोटी मांसपेशियां, ग्रॉस बिफोर फाइन। क्या विकास के कुछ और भी ऐसे ही सार्वभौमिक नियम हैं जो हर बच्चे पर लागू होते हैं? हाँ, कुछ और भी प्रमुख सिद्धांत है। एक है कि विकास क्रमबद्ध होता है, यानी इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। हर बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़ा होना और फिर चलना। ये क्रम बदलता नहीं है, भले ही किसी बच्चे को इसमें कम या ज्यादा समय लगे। और एक सिद्धांत दिशा से भी जुड़ा है ना? सिर से पैर की ओर। हाँ, उसे सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब है विकास सिर से पैर की ओर होता है। आपने देखा होगा, बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना, यानी अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ पर, और सबसे अंत में अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल करके चलना सीखता है। ये सब बहुत तार्किक लगता है जब हम इस तरह से सोचते हैं। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को, वृद्धि और विकास दोनों को चलाती हैं? आनुवंशिकता या हमारा पर्यावरण, नेचर और नर्चर? ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प बहसों में से एक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब ये या वो नहीं, बल्कि ये और वो है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विचार है। आनुवंशिकता और पर्यावरण को जोड़ की तरह नहीं, बल्कि गुणा की तरह देखना चाहिए। गुणा की तरह मतलब हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट? ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये विचार गहरा है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक शून्य के करीब हो तो परिणाम भी लगभग शून्य हो जाता है। एक बेहतरीन बीज यानी आनुवंशिकता अगर बंजर जमीन यानी पर्यावरण में बोया जाए तो वो कभी पौधा नहीं बन सकता। और इसी तरह कितनी भी उपजाऊ जमीन हो, अगर बीज ही खराब है
तो भी कुछ नहीं उगेगा। तो एक बच्चे की क्षमताएं उसकी आनुवंशिकता से तय होती हैं, लेकिन उन क्षमताओं को हकीकत में बदलने का काम पर्यावरण, पोषण और शिक्षा करते हैं। एकदम सही। सबसे बेहतर विकास के लिए अच्छी आनुवंशिकता के साथ साथ एक सकारात्मक वातावरण, सही पोषण और अच्छे अवसर, इन सब का होना अनिवार्य है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज की इस चर्चा में हमने वृद्धि और विकास के बीच के बारीक अंतर को समझा, ये जाना कि विकास के सभी क्षेत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और स्थूल तथा सूक्ष्म गतिक कौशलों के विकास के क्रम को एक मजेदार उदाहरण से पहचाना।